जहाँ पर एक कॉमन इंसान अपनी पूरी जिंदगी में एक भी स्किल में आउटस्टैंडिंग नहीं हो पाता है। वहाँ पर जॉश वॉटकिन चेस में नेशनल चैंपियन रहे और उसके बाद चेस की गेम को छोड़कर वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड में चले गए और ये नई गेम थी मार्शल आर्ट्स ताई ची चुआन, और इस गेम में भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने और 2004 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता। जॉश बोलते हैं कि किसी भी स्किल को सीखने के लिए एक 6 स्टेप का प्रोसेस है, जिसे उन्होंने अपनी बुक द आर्ट ऑफ लर्निंग में भी लिखा है। और आज इस वीडियो में हम इन्हीं 6 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है लर्निंग द मैक्रो फ्रॉम द माइक्रो। एक बार एक टीचर अपने एक स्टूडेंट से बोलता है कि मुझे 500 वर्ड का एक ऐसे लिखकर बताओ अपने टाउन के ऊपर, पर उसकी स्टूडेंट बहुत डर जाती है। उस स्टूडेंट को लगता है कि उसका टाउन तो बहुत ही छोटा है और वहाँ पर कोई भी इंटरेस्टिंग बात है ही नहीं, तो वो इतना बड़ा ऐसे कैसे लिख सकती है। तो वो टीचर अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझ आता है और इसीलिए वो उस असाइनमेंट को चेंज कर देता है और बोलता है कि चलो ऐसा करो कि क्लासरूम के बाहर जो तुम्हें ओपरा हाउस दिख रहा है उस पर ये ऐसे लिखो, और सबसे पहले ओपरा हाउस का जो टॉप लेफ्ट ब्रिक है उसके बारे में लिखना, और उसके बाद जो भी तुम्हें दिख रहा है उसके बारे में लिखते रहना। शुरू में तो स्टूडेंट को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन फिर उसके पास ओपरा हाउस के बारे में बहुत सारे आइडियाज आने लगते हैं और वो उस असाइनमेंट के 20 पेजेस अपने टीचर को सबमिट कर देती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ओपरा हाउस उसी के टाउन में था जिसे वो पहले बहुत ही छोटा और बोरिंग मान रही थी। बेसिकली स्टोरी से लर्निंग ये है कि डेप्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन ब्रेथ, यानी जब भी हम कुछ नया सीख रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें माइक्रो से स्टार्ट करना है, यानी छोटे से स्टार्ट करना है, और जब हम उस माइक्रो को समझ आते हैं तभी हम मैक्रो को समझ सकते हैं, यानी पूरी थ्योरी समझ सकते हैं। और यही प्रिंसिपल जॉश ने चेस को सीखने के लिए यूज किया था, जहाँ पर सारे कॉमन लोग चेस की प्रैक्टिस के लिए शुरू से ही सारे के सारे पीसेस को एक साथ लगा के खेलते थे और सारी पॉसिबल मूव से कंफ्यूज हो जाते थे। वहीं पर ऑथर चेस बोर्ड से सारे के सारे पीसेस को हटा देते और सिर्फ 3 पीसेस ही रखकर प्रैक्टिस करते। फॉर एग्जाम्पल किंग और पॉन को किंग से लड़ाते और इनसे सारे पॉसिबल मूव्स को प्रैक्टिस करते। इसके बाद वो किंग और नाइट के साथ प्रैक्टिस करते थे और फिर इसी तरीके से बाकी सारे चेस के पीसेस के साथ प्रैक्टिस करते, और यही रीजन था कि वो एज अ चेस प्लेयर बहुत जल्दी ग्रो हो गए। अगर हम स्टडीज में भी इसे इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम एक कॉन्सेप्ट को सीख के उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हमें उस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पता चल जाए। सेकंड प्रिंसिपल कहता है लूजिंग टू विन, यानी हमें जीतने के लिए बहुत बार हारना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि ये एक कॉमन ट्रेट है जो उनमें स्टार्टिंग से अवेलेबल थी। वो जानते थे कि उन्हें हारना पड़ेगा अगर उन्हें नेशनल चैंपियन बनना है, और इसके लिए जब वो 8 साल के भी थे तो भी वो अपने से कहीं ज्यादा बड़े एज ग्रुप वालों के साथ चेस खेलते और उनसे बहुत बार हारते रहते, और इसी वजह से उन्हें चेस की मूव्स के बारे में इतना सब कुछ पता चल गया जो उनके एज ग्रुप वाले लड़कों को दूर दूर तक नहीं पता थी। जॉश कहते हैं कि बार बार हारना एक बहुत ही इमोशनल इवेंट होता है और इसे बहुत दुख भी होता है, लेकिन सिर्फ यही एक सक्सेस का रास्ता है। और जॉश के सारे फ्रेंड्स हारने के डर की वजह से कभी भी बड़े प्लेयर्स के साथ नहीं खेलते थे, क्योंकि वो उन दुख की मूवमेंट्स को जीना नहीं चाहते थे। जॉश का एक फ्रेंड था जिनके सारे फैमिली मेंबर्स उन्हें चेस में आउटस्टैंडिंग बोलते थे और कई लोगों ने तो उन्हें अनडिफीटेड का टाइटल भी दे दिया था। लेकिन जिस दिन इस फ्रेंड की चैंपियनशिप जॉश के साथ होने लगी तो वो फ्रेंड खेलने आया ही नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जॉश से हार सकता है और वो फिर अपनी इस अनडिफीटेड इमेज को खराब नहीं करना चाहता था। अगर हम स्टडीज के बारे में बात करें तो हमने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट नहीं देते। वो सोचते हैं कि जब सिलेबस पूरा होगा तभी हम मॉक टेस्ट देंगे। ये एक बहाना है जो हम खुद से बोलते हैं। असली में हमें पता है कि हमें दुख होगा अगर हमारे मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, लेकिन इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें इस दुख से गुजरना ही पड़ेगा, वरना हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाएंगे और कभी इंप्रूव नहीं हो पाएंगे। जॉश कहते हैं कि जैसे हम हारते हैं हमें जल्दी से जल्दी अपनी गलतियों को समझना है और उसे रिपीट नहीं करना है। वो कहते हैं कि जब वो मार्शल आर्ट्स ताई ची चुआन की प्रैक्टिस भी करते थे तो वो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते, और इसी रीजन से वो बहुत से अपने फेलो मार्शल आर्टिस्ट से आगे बढ़ गए जो उनसे बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे। ऑथर कहते हैं कि कहने में तो आसान है कि अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज करो और दोबारा उन्हें रिपीट मत करो, लेकिन एक्चुअल में इसे इम्प्लीमेंट करने में कई बार हमें महीने लग जाते हैं और हमें कोई भी काम करते हुए ये देखना पड़ता है कि हम कौन सी साइकोलॉजिकल या टेक्निकल गलती बार बार कर रहे हैं। और जब हमें अपनी गलती का पैटर्न समझ में आता है तो हमें इसे इंप्रूव किए बगैर नहीं रुकना चाहिए, फिर चाहे इसमें महीने ही क्यों ना लग जाए। थर्ड प्रिंसिपल कहता है कि एक्सपेक्ट एंड प्रिपेयर फॉर डर्टी प्लान। ये प्रिंसिपल कहता है कि मान के चलो कि आपके साथ कुछ ना कुछ अनफेयर चीजें होंगी ही होंगी। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड क्लास चेस ओपोनेंट्स बहुत बार डर्टी गेम्स खेलते हैं, जैसे कि कुछ प्लेयर्स चेस खेलते वक्त जॉश को टेबल के नीचे से किक मारते थे, कई चेस प्लेयर्स बोर्ड को हिलाने लगते थे और कई चेस प्लेयर बीच में अजीब सी आवाजें निकालते, इवन उन्हें धीरे से गाली तक देते। और इसका रीजन सिंपल था, क्योंकि वो सब चाहते थे इमोशनली ऑथर को डिस्टर्ब करना ताकि वो अपनी नेक्स्ट मूव अच्छे से प्लान ना कर पाए।
अब शुरू में तो जॉश को बहुत गुस्सा आता था कि ये क्या हो रहा है, लोग ऐसी चीटिंग कैसे कर सकते हैं। बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि गलती उनके ओपोनेंट्स की नहीं बल्कि उनकी खुद की है, क्योंकि अब वो डरा हुआ खेलते थे और वो इसीलिए था क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उनके साथ कहीं गेम में ऐसा हो गया तो वो कैसे एक्ट करेंगे। और धीरे धीरे उन्होंने खुद को ट्रेन किया और बाद में जब रियल मैचेस में उनके ओपोनेंट्स उनके साथ ऐसी कोई डर्टी गेम खेलते तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और उनकी नेक्स्ट मूव भी बेस्ट ही होती। इस पॉइंट से हमारी लर्निंग ये है कि अगर हमें किसी चीज में बेस्ट होना है तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि हमारे साथ भी डर्टी गेम्स खेली जाएंगी और उस डर्टी गेम को पॉइंट आउट करने के बजाय हमें उसे गेम का हिस्सा ही मानना पड़ेगा और उसके लिए प्लानिंग करके अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि हैव अ चाइल्ड सेंस ऑफ फ्रीडम। जब भी कोई बूढ़ी औरत पहली बार कंप्यूटर को यूज करती है तो वो इतनी डर जाती हैं कि उन्हें लगता है कि उनके छूने से कहीं कंप्यूटर टूट ना जाए। लेकिन अगर उन्हें हम ये बताते हैं कि वो कंप्यूटर काम कैसे करता है और उनके छूने से वो कंप्यूटर टूटेगा नहीं तो वो रिलैक्स हो जाती है और फ्रीली कंप्यूटर को यूज करने लगती है। वैसे ही जब हम बच्चे होते हैं तो हमें हारने से डर नहीं लगता। हमारे सपने इतने बड़े होते हैं कि हमें लगता है कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हमें नई नई चीजों के बारे में पता चलता है और हम लोगों को हारते हुए देखते हैं और उनकी हार को खुद की हार समझने लगते हैं और एज के साथ साथ अपनी एक झूठी सेल्फ इमेज बना लेते हैं जिसकी वजह से हमें रिस्क लेने से भी डर लगता है। ऑथर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब वो अपनी चेस करियर के पीक पर थे तो वो चेस में नेशनल चैंपियन बन गए थे। तभी उनके डैड ने उन पर एक किताब लिख दी कि उनका इतना छोटा बेटा इतनी जल्दी चेस में अच्छा कैसे बन गया और इस बुक पर एक मूवी भी बन गई, सर्चिंग फॉर बॉबी फिशर। इस मूवी के रिलीज होने के बाद लाखों लोग उनके फैन बन गए, लड़कियां उनके पीछे पागल हो गई थी, सब उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस पर ऑथर बोलते हैं कि वो प्रेशर में आ गए और उन्हें हारने से इतना ज्यादा डर लगने लगा कि उन्होंने धीरे धीरे चेस ही छोड़ दी। और इसके बाद जब उन्होंने ताई ची चुआन सीखना स्टार्ट किया तो उनका डर एकदम भाग गया, क्योंकि कोई भी उनसे मार्शल आर्ट्स में कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था। इसलिए उन्हें लग रहा था कि वो दोबारा से बहुत सी गलतियां कर सकते हैं, एक बच्चे की तरह दोबारा से चीजों को सीख सकते हैं, बड़ा ड्रीम कर सकते हैं और इसीलिए वो 2004 में वर्ल्ड चैंपियन बन गए। इन शॉर्ट जॉर्ज कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा एक बच्चे की तरह क्यूरियोसिटी से भरा होना चाहिए जो फेलियर से नहीं डरता और जिसके लिए हर एक चीज पॉसिबल होती है और माइंड में कोई भी लिमिटेशन नहीं होती। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि फाइंड अ राइट पर्सन who will help you grow in your skills। जब जॉश ताई ची चुआन वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनका डेली प्रैक्टिस पार्टनर एक ऐसा लड़का था जो दुनिया में इस गेम में बेस्ट था। हर रोज वो दोनों एक दूसरे को सारे सीक्रेट्स बताते जो उन्हें मार्शल आर्ट्स के बारे में पहले पता थे और वो एक दूसरे की गेम को इम्प्रूव करने की कोशिश करते। वो ये भी डिस्कस करते कि वो बाकी ओपोनेंट्स की मूव को कैसे अपोज कर सकते हैं और ये कॉन्स्टेंट फीडबैक जो जॉश को मिलता रहा एक ऐसे पार्टनर से जो एक्चुअल में उस स्किल में अच्छा है, जिसकी वजह से वो भी वर्ल्ड चैंपियन के लेवल तक पहुंच गए। इससे हमारी लर्निंग ये है कि हमें भी एक ऐसा पार्टनर ढूंढना है जिसे एक्सपीरियंस हो ताकि हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकें। इन शॉर्ट एक विन विन सिचुएशन बना सकें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वर्क ऑन द एरियाज यू आर निग्लेक्टिंग बिफोर, यानी हमें अपनी कमियों पर काम करना चाहिए इससे पहले कि हालात हमें मजबूर कर दे उन्हीं कमियों पर काम करने के लिए। जॉश जब मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते थे तब वो अपने लेफ्ट हैंड पर उतना फोकस नहीं करते थे जितना कि राइट हैंड पर, क्योंकि राइट हैंड उनका डोमिनेंट हैंड था। ये तब तक चलता रहा जब तक उनके राइट हैंड में इंजरी नहीं हो गई। इंजरी होने के बाद उन्हें अपने लेफ्ट हैंड पर ही सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ा, जिसकी वजह से उनका लेफ्ट हैंड इंप्रूव हो गया, जिसकी वजह से उनकी गेम और ज्यादा इंप्रूव हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिजनेस की बात करें तो कोई इंसान अगर पहली वाली स्ट्रैटेजीज यूज कर रहा है, नए टाइम के साथ साथ एआई को यूज नहीं कर रहा और इसे निग्लेक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से उसका बिजनेस भी फेल हो सकता है और एक्सट्रीम कंडीशंस आने पर उसे और उसकी टीम को इवेंचुअली एआई तो सीखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने किसी भी स्किल को जल्दी इंप्रूव करने के लिए 6 प्रिंसिपल्स देखे, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल हमने देखा था कि लर्निंग द मैक्रो फ्रॉम द माइक्रो, यानी जिस स्किल में हम अच्छा होना चाहते हैं उसके पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल सीखें, उसके छोटे यूनिट्स को सीखें और एक बार वो छोटे कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं तो हम पूरी गेम को समझ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था लूजिंग टू विन, यानी जीतने के लिए हमें बार बार जानबूझकर हारना पड़ेगा ताकि हम अपनी स्किल में अच्छे हो जाए। हारने का पर्पस यही है कि हम अपनी गलती से सीखें, उसे इम्प्रूव करें और राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहें। अब इस इमोशन को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एक बार हम हार को अच्छा मानने लग गए तो फिर हम अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हैव अ चाइल्ड सेंस ऑफ फ्रीडम, यानी एक बच्चे की तरह हम फेलियर से ना डरें और लोगों के फेलियर को खुद की लिमिटेशंस ना बनाएं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ वी बिलीव इट। नेक्स्ट पॉइंट था कि फाइंड अ राइट पार्टनर हु विल हेल्प अस ग्रो इन आवर स्किल, यानी अगर हमें कोई हमारी स्किल में अच्छा पार्टनर मिल जाता है तो हम उसकी मदद से जल्दी इंप्रूव हो सकते हैं। फाइनली लास्ट पॉइंट था कि वर्क ऑन द एरियाज यू आर निग्लेक्टिंग बिफोर, यानी हमें हमारी स्किल के बारे में सब पता होना चाहिए और इससे पहले कि वक्त हमें इसके लिए मजबूर कर दे हमें खुद को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। और हाँ, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं और इस तरीके की स्क्रिप्ट्स कैसे लिखते हैं, तो इस संडे के वेबिनार में हम 11 स्टेप प्रोसेस बताएंगे कंटेंट क्रिएशन का और उसमें आपको एक मिस्ट्री फ्री गिफ्ट भी मिलेगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।